Assalamu alaikum. We are in biology class and today's topic of discussion is biology and the service of mankind. इस टॉपिक में बच्चे हम देखेंगे कि बायोलॉजी किस तरह से सर्व कर रही है इंसानियत के लिए, किस तरह से ये ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रही है, लाइफ स्टैंडर्ड्स को हाई कर रही है, किस तरह से ये ह्यूमन बीइंग्स को फैसिलिटेट कर रही है। ठीक हो गया। सो कौन कौन से वेज हैं जिनके ज़रिए से ये ह्यूमन बीइंग्स को फैसिलिटेट कर रही है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज के जो बायो है इंसानों की मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको फैसिलिटेट कर रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी हेल्प कर रही है। द फर्स्ट वन इज़ इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो फूड की डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। तो बायोलॉजी के ज़रिए से फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है, फूड की पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। द सेकेंड वन इज़ इन कम्बैटिंग डिजीज़ एंड इन प्रोटेक्टिंग, कि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स को या जो प्लांट्स को या जो एनिमल्स को हो जाती हैं, उन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है और उन डिजीज़ से कैसे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ इन कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बच्चे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कब तक हेल्दी और फिट तरीके से सरवाइव कर सकेगा, जब उसका सराउंडिंग, जब उसका एनवायरनमेंट जहाँ पर वो रह रहा है वो प्रोटेक्टेड होगा, वो हाइजेनिक और साफ सुथरा होगा। तो बायोलॉजी हेल्प कर रही है टू क्रिएट वेज फॉर कंजर्विंग एनवायरनमेंट, कि किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को महफूज से महफूज तरीन बनाया जा सकता है। तो ये तीन बेसिक हमारे पास कह ले के वेज हैं, मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से बायोलॉजी सर्व कर रही है मैनकाइंड को। इसमें सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो अब जितना भी हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी सब हेडिंग डिस्कस करेंगे वो आएंगे फूड प्रोडक्शन, हाउ बायोलॉजी इज प्लेइंग इट्स रोल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देखते हैं। कहते हैं बायोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि बायोलॉजी की वजह से हमारे पास जो फूड की फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा, और हेल्थ में बहुत ज़्यादा क्या आ गए हैं बच्चे, एडवांसमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, उन एडवांसमेंट्स या उन एडवांसेस के नतीजे में हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही क्या हो गया है, हाई हो गया है। जैसे बच्चे अगर हम अब से पिछले टाइम्स में देखें तो फूड इतनी ज़्यादा हाइजेनिक, इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं होती थी जितनी अब है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो अब से पीछे बहुत सारी डिजीज़ ऐसी थी जो कि इनक्योरेबल थी, जिनका कोई इलाज ही नहीं था। बहुत सारे लोग, लाखों लोग एक ही वबा से या एक ही डिजीज़ से उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स की वजह से हमने बहुत सारी डिजीज़ के क्योर, उनके ट्रीटमेंट्स ढूंढ लिए हैं, और अब हमारे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ही कम हो चुका है कंपैरेटिव टू द एंशिएंट टाइम्स, और सर्वाइवल रेट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। Then, plant production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield and disease resistant varieties of plants and animals used as food. इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो प्लांट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किस तरह से, इसके लिए दो स्ट्रेटजीज को मेजरली फॉलो किया गया है। पहला कि जो हमारे पास पहली एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट की कोई वैरायटी थी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी थी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी यील्ड पर एकड़ बहुत ही कम होती थी। तो उसमें इस तरह से उसको इम्प्रूव किया गया कि अब उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। उसकी जो पर एकड़ यील्ड है, जो पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो पिछली जनरेशन है तब हमारी, फॉर एग्जांपल अगर हम गंदम ले लें तो पर एकड़ मैक्सिमम गंदम 9, 10 या फिर 15 मन तक होती थी। ठीक है, 15 मॉन्ड तक होती थी। लेकिन अगर हम अब देखें तो अब एक एक एकड़ में 50 मॉन्ड तक भी वीट की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक हो गया। एंड द सेकेंड वन इज डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड
एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, कि ऐसी नई वैरायटीज डेवलप की गई हैं, ऐसी नई वैरायटीज बनाई गई हैं जिनकी एक तो यील्ड बहुत ज़्यादा है और दूसरी उनमें डिजीज रेजिस्टेंट है, वो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज का मतलब ये है बच्चे कि समटाइम ऐसे होता है जैसे अगर कपास हो या कोई भी क्रॉप हो, उस पर किसी माइक्रोब ने अटैक किया, पूरी की पूरी जो हमारी क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर वो क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट होगी, उसमें उस बीमारी के खिलाफ मुजाहमत होगी, तो उस पर उस डिजीज के अटैक की वजह से उतने एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगी, उतनी तबाही नहीं होगी जितनी के पहले होती थी। तो इस तरह से दो तरीके अपनाए गए हैं। पहले तो पहले वाली वैरायटीज को इम्प्रूव किया गया है और दूसरे तरीके में क्या किया गया है बच्चे, जो हमारी नई वैरायटीज बनाई गई हैं, और जो नई वैरायटीज हैं एक तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, उनकी पैदावार बहुत ज्यादा है, और दूसरा जनाब अली हमने कहा कि उनमें डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब कि वो बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत करती हैं, सरवाइव कर जाती हैं। Okay, G. So the next one is plant and animal breeders have developed through selective breeding using the principle of genetics new better varieties of wheat, rice, corn, chicken, cow and sheep. इसी तरह से बच्चे जो प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स हैं उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग को यूज करते हुए नई वैरायटीज बना ली हैं, क्रॉप्स की भी और एनिमल्स की भी। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है बच्चे, अगर हमारे पास दो वैरायटीज हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एक मेरे पास वीट है की वैरायटी है और जनाब अली ये कोई दूसरी वैरायटी है वीट की। अब इसकी मैं कहती हूँ यील्ड बहुत ही ज्यादा है, ठीक हो गया, और इसकी मैं क्या कहती हूँ, यील्ड बहुत ही कम है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होगा, हम एक और लेंगे यहाँ पर वीट, उसकी भी यील्ड हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों का आपस में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन बने, जितने भी नेक्स्ट वीट क्रॉप हमारे पास प्रोड्यूस हो, उस सब की यील्ड हमारे पास क्या हो बच्चे, हाई हो। ठीक है, ये जो लो यील्ड वाली क्रॉप थी इसकी आगे ब्रीडिंग नहीं करवाई जाती, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव मतलब चुनाव, ब्रीडिंग मतलब कि ब्रीड करते वक्त हम उनका सिलेक्शन कर लेते हैं, जो हमारी डिजायर्ड जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी हम ब्रीडिंग करवा देते हैं, बाकियों की हम ब्रीडिंग नहीं करवाते। तो इस वजह से जो हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी प्रोड्यूस होती है उसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम लोगों ने ये दो वीट की वैरायटीज, दो वीट के प्लांट्स लिए हैं, दोनों की हमारे पास क्या है बच्चे, प्रोडक्शन या यील्ड हाई है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। इनके क्रॉस से जो हमें आगे नई वैरायटी या नई क्रॉप मिली है उसकी भी जो यील्ड होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चे अगर हम चिकन देखें तो जाहिर सी बात है जिसकी मीट प्रोडक्शन या ज्यादा होगी, जिसका गोश्त की पैदावार ज्यादा होगी, हम उस चिकन की ब्रीडिंग करवाएंगे, और जिसकी मीट प्रोडक्शन कम होगी उसकी हम ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस तरह से बच्चे ब्रीडर्स ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए से नई वैरायटीज बना ली हैं, क्रॉप्स की भी और एनिमल्स की भी, और उन वैरायटीज में हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। इसी तरह से बच्चे एग्जांपल दे रहे हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स की। पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग अ क्विक एंड चीप वाइट मीट। अब देखिए, जैसे अगर हम सिंपल चिकन की बात करें बच्चे, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत स्पीडली इसकी ग्रोथ होती है, और हमें एक महीने में ही एक चिक से कंप्लीट चिकन मिल जाता है, एक कंप्लीट ब्रॉयलर मिल जाता है जिसकी हाई मीट प्रोडक्शन है, जिसकी गोश्त की पैदावार क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये हमें बहुत ही चीप मतलब कि सस्ता पड़ता है। तो ये हमारे पास ब्रॉयलर कैसे बनाया गया था बच्चे, ये भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए से ही नई वैरायटी बनाई गई है, किसकी, चिकन की। ठीक हो गया। सो इस तरह से हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नई वैरायटीज बनाई जा रही हैं।
ओके ये तो हमने कह दिया कि डिजाइर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नई वैरायटीज बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे सिर्फ एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं बल्कि मल्टीपल टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। उन मल्टीपल टेक्निक्स को में से हम कुछ टेक्निक्स को यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि वो बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इट इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को मैनिपुलेट करना, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेना, क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। अब अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये मेरे पास एक व्हीट वैरायटी है जिसकी हाई यील्ड है, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक दूसरी वैरायटी है जिसकी यील्ड तो लो है लेकिन ये ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर जाती है, मतलब कि ड्राई एनवायरनमेंट में पानी की कमी में भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इसको सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए ज्यादा पानी चाहिए, ठीक हो गया। अब देखें, ऑल्दो इसकी यील्ड हाई है लेकिन हम इसको अपने इलाकों में नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे इलाकों में पानी क्या होता है? कम होता है। तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए क्या किया जाता है बच्चे, इसके डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका डीएनए, ठीक है। इधर से ये वाला जो हमारे पास क्या नाम है, व्हीट है, इसका भी डीएनए बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस डीएनए में ये देखा जाता है, रिकग्निशन की जाती है कि कौन सी जीन है जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में इसको सरवाइव करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने जिगजैग वाली जीन, ये पीस बनाया है, ये वो जीन है जिसकी वजह से ये वाला प्लांट ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाता है या कम पानी में भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो हम पर्टिकुलरली इस जीन को कट करके बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने बाहर निकाल ली। बाहर निकालने के बाद इस जीन को हम इस वाले प्लांट के डीएनए में इंसर्ट कर देंगे। ये जनाबे अली यहाँ पर ये देखें, मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब ये वाली जो हमारे पास बनी है डीएनए, इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसको फिर हम लोग आगे नए वाले सीड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये सीड है, इसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया बच्चे? इंसर्ट कर दिया। अब इस सीड को जब मैं ग्रो करवाऊंगी तो इससे मेरे पास जो व्हीट की वैरायटी होगी, एक तो बच्चे उसकी यील्ड ज्यादा होगी, उसकी ग्रोथ या उसकी पैदावार हम कहेंगे ज्यादा होगी। दूसरा फीचर इसका क्या होगा कि ये लेस वाटर में भी इसकी ग्रोथ हो जाएगी या ये ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो व्हीट का प्लांट आएगा, ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाएगा। तो देखिए, अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कैसे एक वैरायटी डेवलप कर ली जिसको हम अपने इलाके में ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि हमारे इलाके में पानी कम होता है और इसकी यील्ड भी ज्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। So this was simple basic procedure of genetic engineering जिसके जरिए से हम मैनिपुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या आ जाती हैं बच्चे? जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जीन्स होती हैं उनको प्लांट्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेरा डिजायर्ड कैरेक्टर था कि मुझे ऐसी जीन चाहिए थी जिसकी वजह से प्लांट कम पानी में सरवाइव कर सके, तो वो मैंने अपने प्लांट में डाल ली। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई प्लांट है और उसके अंदर मैं कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन डालना चाह रही हूँ तो मैं उसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन कट करके डाल दूंगी। तो वो हमारे पास किस तरीके से ऐड की जाती है बच्चे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐड की जाती है। तो इस तरह हम अपनी मर्जी की खसूसियात वाली जीन्स को इकट्ठा करके नई वैरायटीज बना लेते हैं क्रॉप्स की और एनिमल्स की, जिनमें हमारी पसंद की और हमारे फायदे की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं।